अमीर अब्बास साहब, ये आमिर इलियास राना साहब की खबर भी थी, तज्जिया भी था, लेकिन मैं अभी भी ये समझने से कासिर हूँ कि आखिर क्या ऐसी उफ्ताद आन पड़ी थी, मुश्किल आन पड़ी थी कि छुट्टी वाले दिन बाहर दौरे पे हैं दोनों और उनको डिप्टी पीएम लगाना पड़ा। आपको क्या समझ आई? बहुत शुक्रिया जावेद साहब। एक तो जैसे आमिर साहब ने फरमाया कि एक सेरेमोनियल पोजीशन है, ये कोई बहुत ज्यादा कोई इख्तियारात की हामिल पोजीशन नहीं है। और जो रिसेंट पास्ट में हम देखते हैं वो परवेज इलाही की मिसाल है, उससे पुरानी मिसालें तो चले ठीक है। लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन जो माजी करीब की मिसाल है वो हमने देखा कि परवेज इलाही को अकोमोडेट किया गया, तो कोई खास परवेज इलाही के पास इख्तियारात नहीं थे। एक तो चीज इससे ये वाज़ेह हो रही है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी जो पर्दादारी है। हाँ, जिसकी पर्दादारी है। और कुछ चेंजेस अब देखें ना, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें, एक तरफ राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आ जाती है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सेनेट में स्टेटमेंट आती है कि जी इमरान खान तो नेशनल लीडर है और हमें बड़ा दुख होता है कि शाह महमूद कुरैशी के हाथों में हथकड़ियां हो, और हम तो चाहते हैं कि इमरान खान से बात करें, अगर वो फला फला से कर सकता है, महमूद खान अजहरी से कर सकता है, मौलाना से कर सकता है, तो हमसे क्यों नहीं बात कर रहा। फिर पंजाब से भी कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी होती हैं, तो लगता है कि कुछ पॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर कुछ ना कुछ है, हैपनिंग है। नवाज शरीफ साहब, आज तो चल रहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब डिस्ट्रेस को शो कर रहे हैं इस सिस्टम के ऊपर, और वो भी एक हफ्ते में बयानियां लेकर आएंगे जो राना सनाउल्लाह ने इंडिकेट कर दिया। तो पॉलिटिकली तो पीएमएल इस वक्त एक फ्रेजाइल पॉलिटिकल पार्टी है और वो अब चाहती है कि वो कम बैक करे। कम बैक करने के लिए उसको एक नैरेटिव चाहिए था। वो नैरेटिव वो था जो इनके पास था, लेकिन उस नैरेटिव को कैश करवाया इमरान खान ने, और भरपूर तरीके से कैश करवाया। यानी 25 साल से आप देखें, नवाज शरीफ 99 से वो इनकलाबी जमहूरियत के चैंपियन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बने पड़े थे, लेकिन वो इतना बड़ा मैंडेट। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर डार साहब को लगा दिया गया? मुझे इसका फायदा समझ नहीं आ रहा, इसका कोई जवाब, कोई पॉलिटिकल माइलेज, कोई अदर वे अराउंड को बात समझ नहीं आ रही। वही हो सकता है कि देखिए वो शायद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डार साहब की प्रेजेंस, डार साहब के फुटप्रिंट जब बढ़ेंगे तो नवाज शरीफ वहां पे शायद अपनी को बेहतर ओवरसाइट कर सकते हैं डार साहब के जरिए से। डार साहब का ना कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसा कोई इतना करीबी ताल्लुक है कि हम कहें कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि डार साहब को लगाया जाए, ना ही शहबाज शरीफ साहब को इतना कोई रोमांस है डार साहब से कि वो चाहते हैं कि लगाया जाए। तो डार साहब को तो एक ही शख्स चाहता है इस मुल्क में, वो नवाज शरीफ साहब है। ठीक। तो इसका मतलब है फिर नवाज शरीफ की कोई ख्वाहिश होगी या वही कोई मकसद हासिल करना चाहते होंगे इस वो इस पे जॉन याद आ गया ना कि आप क्या फरेब दीजिए और किसको दीजिए, अब क्या फरेब खाइए और किससे खाइए। ये यानी गोया अब औरंगजेब साहब हूँ या नकवी साहब हूँ, ये जनाबे डार साहब को जवाब दे हुआ करेंगे? नहीं, डार साहब देखिए ना, कुछ आपके स्ट्रक्चर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो फेडरल मिनिस्टर्स को हेड कर रहा है या फेडरल मिनिस्टर उसको रिपोर्ट कर रहे हैं या कोई और इंस्टीट्यूशन उसको रिपोर्ट कर रहा है। अनटिल एंड अनलेस अगर प्राइम मिनिस्टर जो भी आपकी काबीना के रूल्स हैं उनमें कोई ऐसी तब्दीली करवाए काबीना की मंजूरी से या किसी और महकमे को उनके मातहत लेकर आए रूल्स में तरमीम करके, उसके बगैर तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डमी प्राइम मिनिस्टर है। असल में यही है, देखें कि एक आपने इर्तिकाज़ इक़्तिदार करना है। इक़्तिदार उसके तमाम मराकज़, उसके तमाम ज़ाविये, उसके तमाम पेशोखम, उसके तमाम ज़ेरो लब, उसके तमाम नशेबो फराज वो इस खानदान के पास रहने चाहिए। ये है असल में मुद्दा। देखिए ना, आपने बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाया, आपने समधी को पहले आगे, ये हो सकता था कि नवाज शरीफ की हुकूमत कहीं ना कहीं इसहाक डार ना आ जाए, आपने डाला जबरदस्ती इसहाक डार को, भले फॉरेन मिनिस्टर ही बना दिया, हालांकि फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ तो ताल्लुक नहीं था उनका। चले फाइनेंस मिनिस्टर बना देते तो हम कह सकते थे कि भाई वो कामयाब या नाकाम, वो उनका एक तजर्बा रहा है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर। आपने उनको डाला हर हाल में कि इधर नहीं फिट होता तो वहां फिट कर दिया। लेकिन ये हमारे सिस्टम या इस मुल्क की सियासत को दाद तो दीजिए ना कि बड़े बेआबरू होकर इस कूचे से वो निकले थे एक ज़माने में, फिर बड़े एहतमाम के साथ वापस भी लाए गए, फिर सिस्टम में भी आ गए, टिकटों की एलोकेशन भी करते रहे और आप डिप्टी पीएम भी बन गए हैं। दाद तो दीजिए। और दूसरी अहम बात, इस बात पर दाद दीजिए कि खानदान के अलावा कोई और वर्कर इस काबिल ही नहीं होता। देखिए ना, ये तो अन्य है ना कि उन्होंने अपनी साहबजादी को सबसे पहले इस पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया, बगैर किसी
मुशक्कत जिद्दोजहद के, क्या मरियम बीबी की मुशक्कत थी या क्या मेहनत थी, क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल थी कि वो अपने वालिद का मुकदमा लड़ती आई। इसमें कोई शक नहीं कि बेटी ने बाप का बड़ा जबरदस्त मुकदमा लड़ा। वो मीडिया पे लड़ा हो, वो जलसों में लड़ा हो, वो प्रोपेगेंडे के जरिए से लड़ा हो, वो प्रेस टॉक्स, जिस तरह भी लड़ा, बेटी ने 6-7 साल 2016 पैनामा के बाद बाप का मुकदमा लड़ा। जब वालिद बाहर थे तो बेटी ने यहाँ मुकदमा लड़ा। अब इस सिले में आपने बेटी को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे 12.5 करोड़ की आबादी का सूबा, अगर आज पंजाब एक मुल्क होता इंडिपेंडेंट जामी साहब, तो वो दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क होता। दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क। आपने उस पे वो जितनी भी काबिल होगी, वो एक अलहदा बहस हम कर सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही, लेकिन देखिए जो मिजाज बन चुका हुआ है सियासी जमातों के अंदर, खास तौर पे इन दो जमातों में, पीपल्स, अब देखिए ना पीपल्स पार्टी में आसफा साहबा को लाके आपने, यार इतनी बड़ी पार्टी है आप, इतने डेमोक्रेट और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट आप बनते, मुकाबला तो करवा देते कम से कम आसफा भुट्टो का इलेक्शन में, मुकाबला भी नहीं होने दिया। ये वही काम किया जो भुट्टो साहब के जमाने में 1977 के इलेक्शन में खालिद अहमद खान खरल जब डिप्टी कमिश्नर डाड़खाना थे, तो उन्होंने भुट्टो साहब के मुकाबले में शायद जमात इस्लामी का उम्मीदवार था, उसको उस उम्मीदवार को डिस्क्वालीफाई करवा। तो आपने अब आसफ भुट्टो को लेकर आ गए, बिलावल साहब, उधर से अदी फरियाल, उधर से डॉक्टर अफजल पेचू, फिर अदी फरियाल के शौहरे नामदार, फिर खुद जरदारी साहब सदर बन गए। ये अलमिया, ये जो इक्तदार को, इख्तियार को चंद हाथों में, मुट्ठी में कैद रखना है, जिसको डिवॉल्व होना चाहिए था डेमोक्रेसी में, हम बहुत सफर आगे कर चुके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बड़ी वैलिड ऑब्जेक्शन है। जी जी, मैं एक मुख्तसर कमेंट पर आप शौकत साहब के पास जाइएगा। आमिर भाई जो फरमा रहे हैं शाहिद खान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया, दिल पर हाथ रख के बनाए, क्या खुशी से और क्या ऑप्शन के तौर पर बनाया था? भाई मजबूरन बनाया था। एक भाई चीफ मिनिस्टर था, बेटी उस वक्त सियासत में वारिद नहीं हुई थी। अच्छा, यानी अब अगर एक को उन्होंने फैमिली से बाहर बना दिया तो उसके ऊपर हो गया कि दिल पे हाथ रख के बताएं, भाई बनाया ना, बना देते, फैक्ट है ये। 2022 में बना देते ना आमिर साहब, जब पीडीएम की हुकूमत बनी तब क्यों नहीं बनाया? भाई मेरी और आपकी ख्वाहिश हो सकती है ना 24 में क्यों नहीं बनाया? भाई शाहिद खान अब्बासी की नाराजगी भी तो यही है ना, शहबाज शरीफ को वजीर आजम क्यों बनाया? नाराजगी क्यों नहीं बनाया? भाई कैसे बनाते ना, 2017 में जब मियां साहब डिस्क्वालीफाई हुए तो कैसे बनाते वो किसी और को, अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर या अपनी बेटी को? वो उनके पास ऑप्शन ही नहीं था बनाने का। अगर जब ऑप्शन मिला पीडीएम की हुकूमत में अपने भाई को बनाया ऑप्शन, जब 2014 शहबाज शरीफ की अनाउंसमेंट भी हुई थी, भाई मेरे भूल क्यों गए? तो फिर क्यों नहीं बना पाए शहबाज शरीफ को? फिर फैसला यही हुआ ना, शाहिद खान को लेके आए, दिल पे हाथ रख के ये बताए ना कि वो बने कि नहीं बने। नहीं तो बने तो मजबूरन बनाया ना, भाई का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, बेटी सियासत में यहाँ मजबूरी हो, अगर आप घर से बाहर किसी को वजीर आजम बनाए तो मजबूरन है, कमाल है जी। तो आप मुझे आपकी राय है, एहतराम है उसका मुझे। आमिर साहब आप देखिए, लोग हमें सुन रहे हैं, खुदा के लिए ऑप्शन मैं कह रहा हूँ जब आज बनाया, आज क्यों नहीं बनाया? अगर नवाज शरीफ इतने खुले अरे भाई खुदा के लिए मेरी राय है ना, आपकी भी राय है, मैं उस राय का पाबंद नहीं हूँ जो आप राय दे रहे हैं कि लोग सुन रहे हैं, तो लोग मुझे भी सुन रहे हैं, आपको भी सुन रहे हैं, फैसला कर लेंगे। तो मैं तो नहीं कह रहा ना, मैं तो कह रहा हूँ कि लोग सुन रहे हैं। आप अब ये बताएं ना कि 2022 में क्यों नहीं बनाया? ये अहम सवाल है। अगर तो ऑप्शन और चॉइस के तौर पर नहीं, ये बात बड़ी अहम है। मैं सादा कर देता हूँ आमिर साहब, आपके लिए भी, अमीर साहब के लिए भी सादा कर देता हूँ, नाज़रीन की समझबूझ के लिए भी। वाकई इस बात में बड़ा वजन है सवाल में कि अगर वाकई वो एक चॉइस और ऑप्शन के तौर पर आए और मजबूरी नहीं थे, तो फिर व्हाई नॉट ही इज इन द पार्टी एंड व्हाई नॉट ही गॉट नॉमिनेटेड इन 2022?